हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 3 तक 60 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 3 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 4 में हम 61 से लेकर के 67 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस टॉपिक में कुल 67 क्वेश्चंस ही हैं, तो ये टॉपिक आज हमारा फिनिश हो जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 61। ए और बी ने साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया और वे 7:9 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करते हैं। 3 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लेता है तथा प्रारंभ से 4 माह बाद बी अपनी पूंजी का 33.1/3% निकाल लेता है। यदि 9 माह के अंत में कुल 10,201 का लाभ हुआ हो तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पर देखिए, पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि ए और बी ने साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया और वे 7:9 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करते हैं। यहाँ पर हमें ए और बी का निवेश दिया हुआ है तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 7:9 के बराबर। इसके आगे देखिए, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लेता है। अब देखिए, ए की पूंजी है 7 के बराबर। 7 का अगर हम 2/3 भाग निकालेंगे तो वह हमारा दशमलव में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए की पूंजी को 3 गुना कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ए की पूंजी जो 7 के बराबर है, इसका अगर हम 3 गुना करेंगे तो ए की पूंजी हो जाएगी 21 के बराबर। अब देखिए, अगर हमने ए की पूंजी को 3 गुना किया है तो हम बी की पूंजी को भी 3 गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ए की पूंजी हो जाएगी 21 के बराबर और बी की पूंजी हो जाएगी 27 के बराबर। इसके आगे देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है प्रारंभ से 4 माह बाद बी अपनी पूंजी का 33.1/3% निकाल लेता है। अब देखिए, 33.1/3% को अगर हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो 33.1/3% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/3। अब देखिए, 27 का अगर हम 1/3 भाग निकालेंगे तो वह आ जाएगा 9 के बराबर। तो यहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हम ए की पूंजी को 21 के बराबर ही रखेंगे और बी की पूंजी को 27 के बराबर ही रखेंगे। मान लीजिए, यहाँ पर बी अपनी पूंजी का 33.1/3% न निकाल करके 25% निकालता तो हम क्या करते, 25% को भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर दे। 25% को लिखा जाता है 1/4। अब यहाँ पर देखिए, 27 को अगर आप 4 से डिवाइड करते तो ये हमारा दशमलव में आता। तो हम क्या करते, फिर ए और बी के इन्वेस्टमेंट को जो 21 और 27 है इसका 4 गुना कर लेते। तो शुरू में ही हम ए और बी का इन्वेस्टमेंट ऐसा मानते हैं जिससे आगे हमारी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास ए का इन्वेस्टमेंट आ चुका है 21 के बराबर और बी का इन्वेस्टमेंट आ चुका है 27 के बराबर। इसके आगे देखिए, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि 9 माह के अंत में कुल 10,201 का लाभ हुआ हो। यहाँ पर देखिए, हमें जो लाभ दिया हुआ है यह 9 माह के अंत में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ ये जो व्यापार चलता है यह 9 माह तक चलता है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम ए और बी के प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। हमसे ए के बारे में कहा गया है कि 3 माह के बाद ए अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लेता है। अब देखिए, 3 माह के बाद ए अपनी पूंजी में चेंज कर रहा है, लेकिन 3 माह तक तो ए अपनी पूंजी 21 के बराबर ही रखेगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट हो जाएगा 21 गुणा 3 के बराबर। अब आगे वह 2/3 भाग निकाल लेता है। 21 का 2/3 भाग होता है 14 के बराबर। 21 में से 14 को घटाएंगे तो पूंजी रह जाएगी 7 के बराबर। अब देखिए, व्यापार चलना है 9 माह, जिसमें से ए 3 माह पहले ही यूज कर चुका है तो ए के पास रह गए हैं 6 माह। तो यहाँ पर ए का प्रॉफिट हो जाएगा 7 गुणा 6 के बराबर। अब देखिए, हम देखते हैं बी का प्रॉफिट। यहाँ पर देखिए, हमसे बी के बारे में कहा गया है कि प्रारंभ से 4 माह बाद बी अपनी पूंजी का 33.1/3% निकाल लेता है। यहाँ पर देखिए, बी 4 माह के बाद अपनी पूंजी में चेंज कर रहा है, लेकिन 4 माह तक तो बी ने 27 ही इन्वेस्टमेंट रखा है। तो यहाँ पर देखिए, बी का प्रॉफिट हो जाएगा 27 गुणा 4 के बराबर। अब आगे देखिए, हमसे कहा गया है कि बी अपनी पूंजी का 33.1/3% निकाल लेता है। 33.1/3% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/3। अब देखिए, 27 का अगर हम 1/3 भाग निकालेंगे तो वह आ जाएगा 9 के बराबर। 27 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर बी का इन्वेस्टमेंट रह जाएगा 18 के बराबर।
अब देखिए 4 माह पहले ही यूज कर चुका है बी, तो आगे बी के पास रह जाएंगे 5 माह। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे 18 गुणा 5। अब यहाँ पर हम ए और बी के प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा 105 के बराबर और बी का प्रॉफिट आ जाएगा 198 के बराबर। इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ए का प्रॉफिट आ जाएगा 35 के बराबर और बी का प्रॉफिट आ जाएगा 66 के बराबर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर दोनों का प्रॉफिट आ जाएगा 101 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए दोनों का प्रॉफिट आ रहा है 101 के बराबर और क्वेश्चन में हमें कुल प्रॉफिट दे रखा है 10,201 के बराबर। तो यहाँ पर हम 101 की कंपेयर कर देंगे 10,201 से। 10,201 101 का 101 गुना ही है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है प्रत्येक का हिस्सा, तो यहाँ पर देखिए ए के पास जो 35 रुपए है, 35 का अगर हम 101 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 3,535 रुपए और 66 का अगर हम 101 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 6,666 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62। किसी व्यापार में 3 साझेदार ए बी तथा सी क्रमशः 42,000, 48,000 तथा 32,000 निवेश करते हैं। साझेदारी की शर्त यह है कि प्रत्येक अपनी पूंजी पर 7% वार्षिक दर से ब्याज लेगा, जो लाभ में से ही दिया जाएगा, तथा शेष लाभ वे निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। यदि एक वर्ष के अंत में कुल 32,940 का लाभ हुआ हो तो उसमें से ए का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमें 3 साझेदार दिए हुए हैं ए बी सी और उनकी निवेश पूंजी दी हुई है 42,000, 48,000 और 32,000। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है साझेदारी की शर्त यह है कि प्रत्येक अपनी पूंजी पर 7% वार्षिक दर से ब्याज लेगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पहले तीनों का कुल ब्याज कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम 42,000, 48,000 और 32,000 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कुल पूंजी आ जाएगी 1,22,000 के बराबर। तो यहाँ पर हम 1,22,000 पर 7% का ब्याज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुल ब्याज आ जाएगा 1,22,000 गुणा 7/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 8,540 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ए का ब्याज अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम केवल ए का ब्याज इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमसे केवल ए का हिस्सा पूछा है। अगर हमसे ए बी सी तीनों का हिस्सा पूछता तो हमें यहाँ पर तीनों का ब्याज कैलकुलेट करना पड़ता। तो यहाँ पर हम केवल ए के ब्याज को अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। ए ने यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं 42,000 रुपये। 42,000 का भी हम 7% निकाल लेंगे क्योंकि 7% ब्याज देना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ए का ब्याज आ जाएगा 42,000 गुणा 7/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 2,940 के बराबर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यह जो ब्याज है यह लाभ में से ही दिया जाएगा और आगे हमें एक वर्ष के अंत में कुल लाभ दिया हुआ है 32,940 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, कुल लाभ में से कुल ब्याज को घटा करके शेष लाभ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए शेष लाभ बराबर हो जाएगा 32,940, यह है हमारे पास कुल लाभ। इसमें से हम घटा देंगे कुल ब्याज, कुल ब्याज है 8,540 के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास शेष लाभ आ जाएगा 24,400 के बराबर। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि शेष लाभ वे अपनी निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम शेष लाभ को बांट देते हैं। निवेशित पूंजी है 42,000, 48,000 और 32,000। यहाँ पर हम आखिरी के 3 जीरो हटा देंगे तो हमारे पास रह जाएंगे 42, 48 और 32। इनको भी अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ए की पूंजी आ जाएगी 21 के बराबर, बी की पूंजी आ जाएगी 24 के बराबर और सी की पूंजी आ जाएगी 16 के बराबर। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बटेगा। तो यहाँ पर ये जो निवेशित पूंजी का अनुपात है यही इनके लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पर ए को लाभ हो जाएगा 21 के बराबर, बी को लाभ हो जाएगा 24 के बराबर और सी को लाभ हो जाएगा 16 के बराबर। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो तीनों को कुल मिलाकर के लाभ हो जाएगा 61 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए तीनों को लाभ हो रहा है 61 के बराबर और ऊपर हमारे पास शेष लाभ है 24,400 के बराबर। तो यहाँ पर हम 61 की कंपेयर कर देंगे 24,400 से। 24,461 का है 400 गुना। अब हम यहाँ पर देखिए केवल ए का हिस्सा निकाल लेंगे क्योंकि हमसे ए का हिस्सा ही पूछा है। ए के पास है 21 रुपए, 21 का अगर हम 400 गुना करेंगे तो ए का हिस्सा आ जाएगा 8,400 के बराबर। अब देखिए ए को निवेशित पूंजी के अनुपात में मिले हैं 8,400 रुपए और ए ने ऊपर ब्याज दिया है 2,940 के बराबर। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ए का कुल हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए का हिस्सा बराबर हो जाएगा 2,940 प्लस 8,400। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,340।
तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63। 490 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी से आधा है और सी के शेयर से 3 गुना है। सी का शेयर कितना है? इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखिए हम पहले वैल्यूज को मानते हैं और फिर जो वैल्यू बराबर नहीं होती हम उसको बराबर करके अनुपात को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पहले वैल्यूज को मानते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है 490 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी से आधा है। यहाँ पर देखिए ए के शेयर की कंपेयर की गई है बी से कि ए का शेयर बी से आधा है। तो यहाँ पर हमें बी का शेयर मानना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बी का शेयर 2 के बराबर मान लेंगे तो ए का शेयर 1 के बराबर हो जाएगा। आगे हमसे कहा गया है और सी के शेयर से 3 गुना है। यहाँ पर देखिए ए के शेयर की ही कंपेयर चल रही है। तो यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ कि ए का शेयर सी के शेयर से 3 गुना है। इस बार कंपेयर हुई है सी के शेयर से, तो यहाँ पर हम सी के शेयर को मान लेंगे। अगर हम सी के शेयर को 1 के बराबर मान लेंगे तो यहाँ पर ए का शेयर 3 गुना यानी कि 3 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ए की वैल्यू बराबर नहीं है। ऊपर ए की वैल्यू है 1 के बराबर और नीचे ए की वैल्यू है 3 के बराबर। तो यहाँ पर अब हम ए की वैल्यू को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर गुणा कर लेते हैं 3 से और नीचे गुणा कर लेते हैं 1 से। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर, बी की वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर और सी की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो तीनों की वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर। अब देखिए हमारे पास है 490 रुपए। तो यहाँ पर अगर हम 10 की कंपेयर 490 से करें तो 490 10 का है 49 गुना। अब हमसे पूछा है कि सी का शेयर कितना है। तो सी के पास अगर 1 रुपया है तो हम इस 1 रुपये का भी 49 गुना कर देंगे। तो सी का शेयर हो जाएगा 49 रुपए के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64। ए, बी और सी 6,000 रुपए निवेश करके साझेदारी शुरू करते हैं। ए उसमें 1,000 रुपए निवेश करता है तथा बी और सी 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ 2,400 का हो तो बताइए कि सी को कितना लाभ हुआ। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि ए, बी और सी 6,000 रुपए निवेश करके साझेदारी शुरू करते हैं। आगे हमसे कहा गया है ए उसमें 1,000 रुपए का निवेश करता है। अब यहाँ पर देखिए कुल साझेदारी है 6,000 रुपए की और ए निवेश कर रहा है 1,000 रुपए। तो यहाँ पर अगर हम ए का हिस्सा हटा देंगे तो बी और सी का हिस्सा रह जाएगा 5,000 के बराबर। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है बी और सी 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि बी अगर 2 रुपए का निवेश करेगा तो सी 3 रुपए का निवेश करेगा। दोनों को मिला देंगे तो दोनों 5 रुपए का निवेश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये निवेश कर रहे हैं 5 रुपए और ऊपर की कैलकुलेशन के अनुसार इनको निवेश कर रहे हैं 5,000 रुपए। तो यहाँ पर अगर हम 5 की कंपेयर 5,000 से करेंगे तो 5,000 5 का है 1,000 गुना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी यहाँ पर निवेश करेगा 2,000 रुपए और सी यहाँ पर निवेश करेगा 3,000 रुपए। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर ये बन जाएगा कि यहाँ पर ए निवेश करेगा 1,000 रुपए, बी निवेश करेगा 2,000 रुपए और सी निवेश करेगा 3,000 रुपए। अब हमें यहाँ पर इनका अनुपात चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ए का निवेश है 1,000 रुपए इसके आखिरी के 3 जीरो हटा देंगे। बी का निवेश जो आएगा 2,000 रुपए उसके आखिरी के 3 जीरो हटा देंगे और सी के निवेश के जो 3,000 में आखिरी के 3 जीरो हैं हम उनको भी हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी सी का अनुपात आ जाएगा 1:2:3। अब यहाँ पर देखिए हमें एबीसी का टाइम दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब ये तीनों ही 1 साल तक निवेश रखते हैं। तो यहाँ पर जो इनके निवेश की राशि है वही इनके लाभ की राशि भी हो जाएगी। तो यहाँ पर ए को लाभ होगा 1 रुपए का, बी को लाभ होगा 2 रुपए का और सी को लाभ होगा 3 रुपए का। तीनों को मिला देंगे तो तीनों को कुल मिला करके लाभ हो जाएगा 6 रुपए का। अब यहाँ पर देखिए तीनों को लाभ हो रहा है 6 रुपए का और क्वेश्चन में हमें कुल लाभ दिया हुआ है 2,400। तो यहाँ पर हम 2,400 ही कंपेयर कर देंगे 6 से। 2,406 का है 400 गुना। हमसे पूछा है सी का लाभ। सी का लाभ जो 3 के बराबर है हम उसका भी कर देंगे 400 गुना। तो सी का लाभ आ जाएगा 1,200 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65। तीन भाइयों ने आपस में 1,620 की राशि ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला। दूसरे भाई का हिस्सा कितना है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है तीन भाइयों ने आपस में 1,620 की राशि ऐसे बांटी
कि दूसरे भाई को अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्से मिला। यहाँ पर देखिए दूसरे भाई का जो हिस्सा है उसकी कंपेयर की गई है अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्से से। तो यहाँ पर हमें अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्से को मानना है। यहाँ पर देखिए हमें कंडीशन दी गई है कि उस दूसरे भाई का जो हिस्सा है वह अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, अन्य दो भाइयों के हिस्से को 13 के बराबर मान लेते हैं। 13 का अगर हम 5/13 भाग निकालेंगे तो वह 5 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे भाई का हिस्सा आ जाएगा 5 के बराबर और अन्य दो भाइयों के हिस्से आ जाएंगे 13 के बराबर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल आ जाएगा 18 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 18 रुपए हैं तो उसमें से दूसरे भाई को मिल जाएंगे 5 रुपए और अन्य दो भाई पहले और तीसरे को मिल जाएंगे 13 रुपए। अब देखिए हमारे पास 18 रुपए ना होकर के हमारे पास है 1620 रुपए। तो यहाँ पर हम 18 की कंपेयर कर देंगे 1620 से। 1620 18 का है 90 गुना। हमसे पूछा है दूसरे भाई का हिस्सा। दूसरे भाई को जो 5 रुपए मिल रहे हैं हम इसका भी कर देंगे 90 गुना। तो 5 का 90 गुना हो जाएगा 450 के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66। ए और बी किसी कारोबार में क्रमशः 3000 और 2400 का निवेश करते हैं। यदि एक वर्ष बाद 720 रुपए की हानि होती है तो बी को कितनी हानि होगी। आगे देखिए हमें कंडीशन दी हुई है कि हानि या लाभ उनके निवेश के अनुपात में है। यहाँ पर देखिए अगर हमें ये कंडीशन दी हुई नहीं भी होती तो हमें यही एज्यूम करके चलना होता है कि जितना उन्होंने निवेश किया है उनको लाभ या हानि उसी अनुपात में होती है। तो यहाँ पर देखिए हम ए और बी के निवेश के अनुपात को निकाल लेते हैं। ए निवेश कर रहा है 3000 रुपए और बी निवेश कर रहा है 2400। इन दोनों के ही आखिरी के दो दो जीरो हटा देंगे तो ए का निवेश रह जाएगा 30 के बराबर और बी का निवेश रह जाएगा 24 के बराबर। इन दोनों को अगर हम फिर से 6 से डिवाइड कर देंगे तो ए का निवेश रह जाएगा 5 के बराबर और बी का निवेश रह जाएगा 4 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए और बी के निवेश का अनुपात आ जाएगा 5:4। अब देखिए टाइम दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो इनके निवेश का अनुपात है वही इनके हानि या लाभ का अनुपात है। यानी कि ए को अगर 5 रुपए की हानि होगी तो बी को 4 रुपए की हानि होगी। दोनों को मिला देंगे तो दोनों को 9 रुपए की हानि होगी। अब देखिए यहाँ पर हानि हो रही है 9 रुपए की और क्वेश्चन में हमें हानि दे रखी है 720 रुपए की। तो यहाँ पर हम 9 की कंपेयर कर देंगे 720 से। 720 9 का है 80 गुना। हमसे पूछिए बी को कितनी हानि होगी। तो बी को हो रही है 4 रुपए की हानि, 4 का भी हम कर देंगे 80 गुना। तो यहाँ पर बी की हानि आ जाएगी 320 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हम सॉल्व करते हैं इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है और बी की पूंजी सी की पूंजी से 2 गुनी है। लाभ में प्रत्येक के हिस्से का अनुपात बताइए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है ए बी और सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। आगे हमसे कहा गया है ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। यहाँ से देखिए अगर हम ए और बी की वैल्यूज निकालना चाहें तो हमें यहाँ पर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंपल कंपैरिजन नहीं हो रही है। सिंपल कंपैरिजन का मतलब है कि यहाँ पर अगर ये कह दिया जाता कि ए का निवेश बी के निवेश का 2 गुना है, 3 गुना है या 4 गुना है, तो यहाँ पर अगर ऐसा कह दिया जाता तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पर ए के निवेश को भी कुछ गुना किया गया है और बी के निवेश को भी कुछ गुना किया गया है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है ए के द्वारा किए गए निवेश का 3 गुना। तो यहाँ पर हम ए की गुणा कर देंगे 3 से। आगे कहा गया है बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है तो हम इसको बराबर कर देंगे बी के 4 गुने के यानी कि b×4। यहाँ से अब हम a अपॉन बी निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/3। यानी कि a की वैल्यू अगर 4 के बराबर है तो b की वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर। अब हम इसको अनुपात के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए a अनुपात b आ जाएगा 4:3 के बराबर। आगे देखिए हमसे कहा गया है बी की पूंजी सी की पूंजी से 2 गुनी है।
यहाँ पर देखिए सिंपल कंपैरिजन हो रही है, हमसे कह रखा है कि बी की पूंजी सी की पूंजी की दोगुनी है, तो हम इसको सिंपली लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सी की पूंजी को 1 के बराबर मान लेंगे तो बी की पूंजी हो जाएगी 2 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए बी की पूंजी अलग अलग हो रही है, ऊपर है 3 के बराबर, नीचे है 2 के बराबर, तो यहाँ पर हम इसको बराबर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर ऊपर गुणा कर लेते हैं 2 से और नीचे गुणा कर लेते हैं 3 से। तो यहाँ पर ए की पूंजी आ जाएगी 8 के बराबर, बी की पूंजी आ जाएगी 6 के बराबर और सी की पूंजी आ जाएगी 3 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में कहीं भी टाइम दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब ये है कि इन सभी की टाइमिंग बराबर है। अगर टाइम बराबर है तो जो इनके निवेश का अनुपात है वही इनके लाभ का अनुपात भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके लाभ का अनुपात हो जाएगा 8:6:3, और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे इस टॉपिक के कुल 67 क्वेश्चंस। आई होप सभी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो इसे डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।